लास्ट लेक्चर को समराइज कीजिए तृप्ति, सॉरी अक्षया। तो अभी हम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को डिस्कस किए थे बेस्ड ऑन नेचर ऑफ एक्टिविटीज एंड बेस्ड ऑन वर्क कंडीशन। बेस्ड ऑन नेचर ऑफ एक्टिविटीज पांच क्लासिफिकेशन सब क्लासिफिकेशन थे: प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी, क्वाटरनरी और क्विनरी। प्राइमरी में आते हैं जो भी स्टार्टिंग वर्क्स लाइक एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, फिशरी, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री सभी, और माइनिंग एंड क्यूरिंग। सेकेंडरी इज थोड़ा नेक्स्ट स्टेप था कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग, जिसके लिए हमको लेबर और कैपिटल चाहिए। कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज। Tertiary is about providing services like hospitals, schools. Sorry. Quaternary is knowledge based. Quinary is high level decision making like administrative roles. Based on work condition, two types: organized and unorganized. Organized हम कब बोलते हैं कि ESI मतलब एम्प्लॉयज हेल्थ स्कीम जो भी होती है, फॉर ग्रेटर देन 10 people और 20 people होती है तो ऑर्गेनाइज्ड, लेस देन होती है तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बोलते हैं। एंड बेस्ड ऑन PFRDA, विथ पावर ग्रेटर देन 10 people और विदाउट पावर ग्रेटर देन 20 people होती है तो ऑर्गेनाइज सेक्टर, नहीं तो अनऑर्गेनाइज्ड। और कुछ गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी है जिसके लिए जॉब सिक्योरिटी, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स और फिक्स्ड गाइडलाइंस होती हैं गवर्नमेंट रेगुलेशन। ओके, गुड। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। नेक्स्ट लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप तीन सेक्टर्स होते हैं: पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कॉरपोरेशन सेक्टर। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कॉरपोरेशन सेक्टर। डिफरेंस बताएंगे आशीष, कुछ पता हो तो। पब्लिक, प्राइवेट और एक सेक्टर। कॉरपोरेशन। सर, पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट द्वारा रन किया जाता है। प्राइवेट सेक्टर जो इंडिविजुअल कोई कंपनी अपना बनाता है। और कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन के सब मतलब इंडिविजुअल का ही बड़ा लेवल। या ओके, तीन मिक्स तरह हो से सकता। ब्रॉड क्लासिफाई कीजिए। चलिए, तो आप टेक्निकल लैंग्वेज में लिखते हैं। सो बेस्ड ऑन ओनरशिप वी कैटेगराइज पब्लिक, प्राइवेट एंड कॉरपोरेट सेक्टर। ठीक है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कॉरपोरेशन सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में लिखिए ग्रेटर देन 51% शेयर विथ गवर्नमेंट। ग्रेटर देन 51% शेयर विथ गवर्नमेंट। ग्रेटर देन 51% शेयर विथ गवर्नमेंट। प्राइवेट सेक्टर में लिखिए ग्रेटर देन 51% शेयर विथ प्राइवेट पार्टनर्स, विथ प्राइवेट इंडिविजुअल और एंटिटीज, विथ प्राइवेट इंडिविजुअल और एंटिटीज। ग्रेटर देन 51% शेयर विथ प्राइवेट इंडिविजुअल और एंटिटीज। कॉरपोरेशन सेक्टर में लिखो 100% शेयर विथ गवर्नमेंट। 100% शेयर विथ गवर्नमेंट। 100% शेयर विथ गवर्नमेंट। कॉरपोरेशन नाम सुने हो, जैसे दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, भुवनेश्वर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो इस तरह से जो कॉरपोरेशन सेक्टर्स हैं वहां पे पूरा का पूरा जो शेयर है दैट इज 100% गवर्नमेंट का। प्राइवेट इंडिविजुअल्स, जैसे प्राइवेट सेक्टर का जैसे इन्फोसिस, TCS, विप्रो, अडानी, तो ये सब क्या आ जाएंगे प्राइवेट सेक्टर में। और फिर पब्लिक सेक्टर में क्या है, एग्जांपल लो। भेल। सेल, बेल, महारत्ना, मेरित रत्ना, फिर आपका SBI, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, तो ये सब चीज है गवर्नमेंट है। अब पब्लिक सेक्टर जहां पे लिखा है उसी के नीचे लिखिए CPSEs, सेंट्रल पब्लिक सर्विस एंटरप्राइजेस।
CPSEs, सेंट्रल पब्लिक सर्विस एंटरप्राइजेस, और उसको तीन क्लासिफिकेशन में कीजिए: महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना। महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्न। मिनी रत्ना को दो क्लासिफिकेशंस में कीजिए: मिनी रत्ना 1, मिनी रत्ना 2। सीपीएसई का क्या तीन क्लासिफिकेशन? सीपीएसई के तीन क्लासिफिकेशंस हैं: महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना। अब मिनी रत्ना के दो क्लासिफिकेशंस हैं: मिनी रत्ना 1, मिनी रत्ना 2। ठीक है। तो ये सीपीएसईएस आ गया, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आ गया। उसी तरह से पब्लिक सेक्टर में एक और आता है, बैंक्स में देखें तो पीएसबीज। मैं लिख के छोड़ दूं, पीएसबीज, पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो ये सब एग्जांपल्स आ गए आपके पब्लिक सेक्टर के। प्राइवेट सेक्टर एवरीवन नोज, कॉरपोरेशन सेक्टर एवरीवन नोज। डन। तो हमने सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटीज, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। यहां तक क्लियर? अब नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, सेक्टर मॉडल्स इन इकोनॉमी। अब मैं आपको डायग्राम बनाना सिखाऊंगा, ताकि आप कहीं पे भी रहोगे वो सर्कुलर डायग्राम बना दोगे। न्यूज़पेपर पढ़ोगे, कहीं भी कुछ भी पढ़ोगे, यू विल गेट दैट कि वो पूरा दिमाग में चलेगा वो सर्कल डायग्राम कैसे हो रहा है। सेक्टर मॉडल्स इन इकोनॉमी तीन ब्रांचेस में डिवाइड कीजिए। तीन तरह के मॉडल्स होते हैं। एक होता है 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल। क्या लिखा? 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल। जो 2 सेक्टर मॉडल है उसमें वर्टिकल एरो दे करके लिखो, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। 3 सेक्टर में क्या आ जाएगा? कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट। 3 सेक्टर मॉडल में कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट। 4 सेक्टर मॉडल में बताओ, गेस करो। प्राइवेट एंटिटी। वो तो आ ही गया, कंज्यूमर प्रोड्यूसर में तो कोई ना, प्रोड्यूसर प्राइवेट हो सकता है, पब्लिक हो सकती है। तो मीडिया। इसमें आएगा मीडिया। मीडिया क्या करेगी? वो सब तो उसी में आ जाएगा। प्रोड्यूसर सर्विसेज प्रोवाइड करिए तो प्रोड्यूसर सर्विसेज। इसमें आता है एक्सटर्नल सेक्टर, मतलब फॉरेन सेक्टर। तो कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, एक्सटर्नल सेक्टर। और एक्सटर्नल सेक्टर को ब्रैकेट में लिखे फॉरेन स्लैश रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फॉरेन स्लैश रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फॉरेन स्लैश रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहां तक क्लियर है? गवर्नमेंट एंड व्हाट? गवर्नमेंट, और फोर्थ है एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर को ब्रैकेट में लिखेंगे फॉरेन स्लैश रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जहां पे आपने 3 सेक्टर मॉडल रखा है उसके नीचे आप लिख दो क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी बॉक्स में डाल दीजिए। और 4 सेक्टर मॉडल, क्योंकि वहां पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कनेक्टेड हो गया, तो किस तरह की इकोनॉमी होगी? ओपन इकोनॉमी। तो वहां पे लिख दीजिए ओपन इकोनॉमी, उसको बॉक्स में डाल दीजिए, ओपन इकोनॉमी। डन। ठीक है। अब
आगे बढ़ने से पहले अब आपको डायग्राम सिखाएंगे। डायग्राम सिखाने से पहले आप एक टर्म लिखो, पुट द हेडिंग रियल सेक्टर। रियल सेक्टर, व्हाट इज अ रियल सेक्टर? ये हो गया एक सेक्टर मॉडल्स इन इकोनॉमी है ना। इसमें से एक क्लासिफिकेशन है आपका टू सेक्टर मॉडल, थ्री सेक्टर मॉडल, फोर सेक्टर मॉडल, ये हो गया। इसी में एक और मतलब एक सेपरेट लिखो रियल सेक्टर। सेक्टर्स ऑफ मॉडल्स में तो एक है सेक्टर मॉडल, मतलब रियल सेक्टर। किसको बोलते हैं रियल सेक्टर? उसमें लिखिए वैसे सेक्टर्स, पहले आप समझ लो, वैसे सेक्टर्स जो कि जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। दो सेक्टर्स विच एक्चुअली कंट्रीब्यूट्स इन द जीडीपी, उसको रियल सेक्टर बोलते हैं। तो उसमें पॉइंट्स लिखिए रियल सेक्टर में, कंट्रीब्यूट्स टू जीडीपी, कंट्रीब्यूट्स टू जीडीपी। नेक्स्ट पॉइंट, हाउस होल्ड, हाउस होल्ड, एंटरप्राइजेस, एनजीओज, फार्मर्स। हाउस होल्ड, एंटरप्राइजेस, एनजीओज, फार्मर्स। ओके तृप्ति समझाइए रियल सेक्टर क्या है। नहीं, ये पूरा सेक्टर मॉडल समझाइए। तो इसमें तीन सेक्टर्स आते हैं, टू सेक्टर मॉडल, थ्री सेक्टर और फोर सेक्टर मॉडल। टू सेक्टर दो है तो कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। थ्री सेक्टर में तीन आ जाएंगे, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट आ जाएगी, जिसको कि एक क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं। फोर सेक्टर मॉडल जो है उसमें कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर्स में से आ जाएंगे, जैसे फॉरेन के हो गए या बाकी के। तो ये एक इसमें सब आ गए, तो ये हो गया आपका ओपन इकोनॉमी। फिर आता है एक है रियल सेक्टर। तो रियल सेक्टर ऐसी होती है जो कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देती हो, जैसे हाउस होल्ड, एंटरप्राइजेस या बाकी जो एनजीओज हैं और फार्मर्स। सर हाउस होल्ड कैसे? हाउस होल्ड मतलब घर में जो सामान खरीदते हो जीडीपी कंट्रीब्यूट करते हैं। हम्म, सर ये माचिस का जो भी खरीदो। हाँ बोलिए। क्लोज इकोनॉमी टू सेक्टर में था या थ्री सेक्टर में था? ये दोनों में थ्री। था। थ्री सेक्टर में था लेकिन रहेगा टू सेक्टर में भी होगा आपका। ठीक है। लेकिन मतलब प्रैक्टिकली देखना है, अब कोई ऐसा सेक्टर थोड़ी हो सकता है जहां पे सिर्फ कंज्यूमर प्रोड्यूसर है। हम लोग आउट ऑफ द गवर्नमेंट थोड़ी हैं, गवर्नमेंट के अंदर में रखना पड़ेगा। सरकार है तो ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर रहेगा तो उसमें, तो जहां पे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर है ना, वहां पे ये सॉरी टू सेक्टर मॉडल में, वहां पे एरो एक और दीजिए, वहां पे लिखिए सी प्लस आई। सी प्लस आई, सी प्लस आई। सी से लिखिए कंजम्पशन, आई से लिखिए इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन और आई से इन्वेस्टमेंट। ठीक है। क्या पॉर्न इंडस्ट्री आपका जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है? डज योर पॉर्न इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट्स इन जीडीपी? इलीगल है तो फिर वो तो कैसे ही करता होगा, मतलब इसमें तो यस। लोग पैसे वैसे अगर नहीं लगाते। इलीगल है कोई भी इंडस्ट्री, अगर जो इलीगल है, सो दैट डजंट कंट्रीब्यूट टू जीडीपी। लेकिन जहां पे ये लीगल है, जस्ट लाइक यूएस, तो वहां पे आप लीगल परमिशन लेकर के आप अपने वेबसाइट्स पे सेल वेल कर सकते हैं। सो दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ देयर जीडीपी, तो उसका जीडीपी का वो पार्ट हो जाए। ठीक है। ओके। तो रियल सेक्टर क्या है? जहां पे जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं आपके जीडीपी में। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे आप नोट करके लिखिए रियल सेक्टर में। सर इसका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हाँ बोलिए। सीआई लिखाने का कहते हो, वो किसके अंदर से? सी प्लस आई लिखना है वो टू सेक्टर मॉडल वाले में। दैट इज कंज्यूमर प्लस प्रोड्यूसर है ना, तो कंज्यूमर के लिए कंजम्पशन करेगा कंज्यूमर, प्रोड्यूसर क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट करेगा। तो सी प्लस आई हो गया वहाँ पे दो ही चीज़ होती है। फिर इसको और थोड़ा बढ़ा दो, गवर्नमेंट का ऐड कर दो, फिर और बढ़ा दो फोर सेक्टर। तो प्रैक्टिकली हम लोग कौन से सेक्टर में हैं? ओपन, मतलब फोर फोर्थ फोर्थ सेक्टर। वन, सेक्टर में। फोर्थ सेक्टर मॉडल। फोर्थ सेक्टर में। सो सेक्टर टू और सेक्टर थ्री, ये आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है इंडिया में। नॉर्थ कोरिया में कौन सा सेक्टर है? फर्स्ट वन।
वो थ्री। तो क्लोज इकोनॉमी है, तो वो थ्री सेक्टर है। फ्री सेक्टर है, वो पूरा क्लोज्ड इकोनॉमी है। तो थर्ड सेक्टर में समझ रहे हो ना कॉन्टेक्स्ट। सो टू सेक्टर वाला इट्स अ प्योरली थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, कहीं पे बिना गवर्नमेंट वाला कुछ होगा क्या? हर जगह गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट का तो होगा ही। तो वो तो हो ही नहीं सकता, क्या बोलते हैं, थियोरेटिकल है। प्रैक्टिकल बोले तो जो क्लोज्ड इकोनॉमी है वहां पे थ्री सेक्टर मॉडल होगी। और जहां पे इंडिया जैसे कंट्री में दैट इज अ फोर सेक्टर मॉडल। क्लियर हुआ? अब चलिए हम डायग्राम आपको सिखाएंगे। रेडी फॉर दैट? नोट। नोट पॉइंट। नोट। अच्छा, नोट नोट लिखो। इसमें नोट में क्या है कि रियल सेक्टर में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लिखो, नंबर वन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्रॉस कर दो उसको। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लिख के उसको क्रॉस कीजिए, मतलब राइट साइड में क्रॉस दे दीजिए। नंबर टू, कंपनीज आउटसाइड इंडिया। कंपनीज आउटसाइड इंडिया। कंपनीज आउटसाइड इंडिया, ये भी क्रॉस कर दीजिए। तो एक रियल सेक्टर, ये इससे क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट बनते हैं इससे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और कोई भी कंपनीज जो आउटसाइड इंडिया है, तो वो सब रियल सेक्टर के पार्ट नहीं है। रियल सेक्टर का वही पार्ट है जो इंडिया के जीडीपी को कंट्रीब्यूट करे, और इसमें हाउस होल्ड एंटरप्राइजेज, एनजीओ और फार्मर्स, ये सब आएंगे। तो डायग्राम सीखना है कॉन्सेप्ट के साथ में। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, समझते हुए चलना, जहां डाउट आएगा वो पूछना। स्क्रीन विजिबल है? यस। स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? ओके। तो हेडिंग लिखेंगे सर्कुलर फ्लो इन इकोनॉमी। सर्कुलर फ्लो इन इकोनॉमी। नाम से क्या पता चल रहा है, पहले ये बताइए, जस्ट टेल मी। नाम से क्या पता चल रहा है? सर्कुलर फ्लो इन इकोनॉमी, नाम से क्या पता चला? पैसे मनी सर्कुलेट ऐसा होती है। फ्लो हो रहा है जो एक तो जगह साइकिल से होता वापस आ है। रहा है। हाँ। सर्कुलर फ्लो, फ्लो और सर्कुलर फ्लो में क्या अंतर है? क्या? रोटेट, फ्लो और रिपीटेड सर्कुलर फ्लो साइकिल, में क्या अंतर है? फ्लो रिपीटेड करते साइकिल। रह जाएगा, मतलब उसका एंड नहीं है। सर्कुलर फ्लो एक। एक ही साइकिल उसका भी वो तो एंड रिपीट। नहीं है। उसका भी तो एंड नहीं है। फ्लो लेकिन का मतलब लिमिटेड volume- होगी सर, रिसोर्सेस सर लिमिटेड होंगे। लाइक चार पीपल के बीच में रोटेट होगी तो उन चार लोगों को ही इंक्लूड सर्कुलर होते हैं। कोई स्टार्ट एंड नहीं होता है, और फ्लो का स्टार्ट एंड हम डिफाइन यस। कर। तो फ्लो अगर है तो सपोज ना पानी बह रहा है, तो पानी घर से बाहर बरामदा तक बह रहा है, ये बोलेंगे। ठीक। अगर बरामदा से वापस घर में घुस गया पानी, और फिर से बरामदा से घर, बरामदा से घर, घर से बरामदा, बरामदा से घर, तो बन गया सर्कुलर। तो मतलब एक लूप है, कहीं से स्टार्ट हुआ होगा, और वो फिर से जाकर के घूम फिर करके पैसा, जैसे हमारे पास सपोज आपने क्या बोलते हैं ना, सपोज आप मार्केट गए 10 रुपए लेकर के, 10 रुपए थे तुरतुरे, 10 रुपए थे तुरतुरे खरीदा आपने। और उसके बाद फिर आपने मार्केट को दिया, आपने दुकानदार को 10 रुपए, 10 रुपए का कुरकुरे आपने दिए, कुरकुरे लेके आए, मार्केट में गए, 10 रुपए दुकानदार को मिला। वो 10 रुपए से कुछ कुछ किया हो, सामान खरीदा, किसी और को दिया नहीं दिया वगैरह वगैरह। अब वही 10 रुपया से सपोज, वही 10 रुपया से सपोज मान लीजिए वो लाइम जूस पिया होगा, तो लाइम जूस वाले दुकानदार को मिला होगा। अब वही लाइम जूस वाला दुकानदार को आपने एक आलू बेच दिया,
और 10 रुपए, वही 10 रुपए आपको मिल गए। तुम समझ रहे हो? वही सेम कॉन्टेक्स्ट, सिंपल है बट इतना होता नहीं कि नोट्स बदलते रहते हैं, सेम नोट नहीं होता। कहाँ कहाँ किसका जो दिए होगे कहाँ कहाँ जाया होगा पता नहीं। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है कि 10 रुपए वाला जो चीज़ है हमसे स्टार्ट हुआ, गया कुरकुरे वाले दुकानदार के पास, फिर गया लाइम जूस वाले दुकानदार के पास, फिर घूम के आ गया मेरे पास। तो सर्कल फॉल हुआ। अब फिर वो 10 रुपए तो चिबा तो नहीं जाएंगे, फिर से यूज करेंगे, फिर से कहीं जाएगा, फिर से घूम फिर करके हमारे पास में आएगा। तो इस पूरे लूप को सर्कुलर फ्लो बोलते हैं इकोनॉमी में। क्लियर हुआ? अब देखना है इसमें कैसे ये सिस्टम रन करता है। तो ये पूरा डायग्राम बनाने से पहले इसको मैं पार्ट्स बाय पार्ट्स में आपको ब्रेक करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम, ये हेडिंग लिखिए, लिखिए रियल फ्लो। रियल फ्लो। सो रियल फ्लो में सिर्फ हमें ध्यान रखेंगे कि प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। हालांकि रियल सेक्टर में गवर्नमेंट भी होती है ना रियल सेक्टर में, क्योंकि जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है तो गवर्नमेंट भी होगी। लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए गवर्नमेंट को फिलहाल हम साइड कर रहे हैं। हम पहले इसके डायग्राम को समझने के लिए वी आर जस्ट कीपिंग प्रोड्यूसर और क्या बोलते हैं ना कंज्यूमर। सिर्फ ये ही दो एलिमेंट है हमारे पास में, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। प्रोड्यूसर का काम क्या है? गुड्स बनाना, प्रोड्यूस करना, और कंज्यूमर का काम क्या है? गुड्स को कंज्यूम करना। कंज्यूम करना। तो एक बनाएगा, दूसरा उसको कंज्यूम करेगा। तो यही चलेगा, इसी के बीच में साइकिल चलेगी। तो उसको रियल फ्लो बोलते हैं। सो इसका डायग्राम देखो। ये डायग्राम पूरी तरह से दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए ऑल द टाइम। तो इधर आप लिखेंगे कंज्यूमिंग। ये लिखा आपने कंज्यूमिंग सेक्टर, या फिर हाउस होल्ड सेक्टर, क्योंकि हाउस होल्ड ही तो कंज्यूम करेगा। हाउस होल्ड सेक्टर। तो ये एक एंटिटी है, कंज्यूमिंग सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर। दूसरा एक सेक्टर है जिसको बोलते हैं प्रोड्यूसिंग सेक्टर। इसका अपोजिट प्रोड्यूसिंग सेक्टर, या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलो, इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलो। तो एक ये हो गया। अब देखो दोनों के बीच में ही ट्रांजैक्शंस होंगे, दोनों के बीच में ट्रांजैक्शंस होंगे। कंज्यूमर सेक्टर जो है ये क्या करेगा, ये कुछ इसको देगा, और जो देगा उसको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चार चीजें आती हैं: लैंड, लेबर, और क्या आता है बोलो, लिखाए थे? कैपिटल, 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 एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, और फिफ्थ में न्यू मॉडर्न वर्जन में टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी। तो ये जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है ये सब उठाएगा, किससे उठाएगा? कंज्यूमिंग सेक्टर से। तो अगर किसी के पास लैंड है तो उसका लैंड लेगा, मजदूर लेगा, पैसा लुटाएगा, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाएगा, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। कौन? प्रोड्यूसिंग सेक्टर। किससे ले रहा है? ये कंज्यूमिंग सेक्टर से। बदले में क्या देगा? कुछ ना कुछ तो बदले में देना होगा। एक हाथ ले एक हाथ दे। तो बदले में ये इसको गुड्स और सर्विस बना करके देगा। क्या देगा इसको? गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज बना करके देगा। ये डायग्राम बनाओ पहले, गुड्स एंड सर्विसेज। पहले इसको समझो।
रियल फ्लो में क्या हो रहा है? कंज्यूमिंग सेक्टर है या हाउस होल्ड सेक्टर है? प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है। सो कंज्यूमिंग सेक्टर से आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ले रहे हो और किसको दे रहे हो? प्रोड्यूसिंग सेक्टर को। प्रोड्यूसिंग सेक्टर बदले में क्या कर रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज बना करके दे रहा है। सिंपलेस्ट भाषा में, सपोज मान लीजिए एग्जाइडमी एक इंस्टीट्यूट मेरे को एस्टैब्लिश करनी है, मेरा ये थॉट आया। तो अगर मेरा ये थॉट आया है तो डेफिनेटली मैं कंज्यूमर रहा या प्रोड्यूसर बना? अब मैं प्रोड्यूसर बन चुका हूं। क्यों? क्योंकि मेरे को सर्विस देना है, तो दैट इज वाई आई एम अ प्रोड्यूसर। अब एग्जाइडमी स्टार्ट करने के लिए मेरे को बिल्डिंग चाहिए, मेरे को जमीन चाहिए, मेरे को पैसे चाहिए, मेरे को लोग चाहिए, मेरे को टेक्नोलॉजी चाहिए। ये हम कहां से लेंगे? अपने घर से? नहीं, कंज्यूमर साइड से। कंज्यूमर साइड से। सपोज मेरे को छत्तीसगढ़ में एक ब्रांच खोलना है, तो मैं छत्तीसगढ़ जाऊंगा, वहां जिसका लैंड होगा उससे मैं बात करूंगा, उससे मैंने लैंड ले लिया। अब मैं लैंड ले रहा हूं, तो क्या मेरे को मुफ्त में देंगे? इतना प्यार करते हैं मेरे से कि मुफ्त में दे देंगे मेरे को, ले जाओ। तो अगर मैं लैंड ले रहा हूं तो दो ऑप्शन हो गया, या तो लैंड खरीदूंगा या तो लीज पे, रेंट पे लूंगा। ठीक। दोनों ही केस में मेरे को क्या मिला है? लैंड मिला है। बदले में मेरे को क्या देना पड़ेगा? रेंट देना पड़ेगा या तो उसका कॉस्ट देना पड़ेगा। तो उस डायग्राम में देखो, लैंड किधर जा रहा है? कंज्यूमर से प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर में देखो प्रभास सर हैं प्रोड्यूसर में, तो वो क्या कर रहे हैं? लैंड खींच रहे हैं छत्तीसगढ़ वाले पुष्पलता से। पुष्पलता से लैंड ले लिया। अब पुष्पलता ने मुझे लैंड दिया है, तो मेरे को क्या देना पड़ेगा उसके बदले में? पैसा देना पड़ेगा। तो पैसा किसके पास जाएगा? मेरे पास या पुष्पलता के पास? पुष्पलता। पुष्पलता के पास। तो यहाँ पे पुष्पलता क्या है? कंज्यूमर, और प्रभास क्या है? प्रोड्यूसर। आया समझ में? तो मैंने पुष्पलता से लैंड ले लिया। पुष्पलता से बोला कि देखो तुम्हारा कोई जान पहचान का लोग हैं कोई लेबर करने के लिए, जॉब करने के लिए, तो उनको भेजो। तो मैंने उनसे लोग भी उठा लिए, टेक्नोलॉजी भी मांग ली, पैसे भी उठा लिए। तो ये सब क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो कि मेरे को रिक्वायरमेंट है एग्जाइडमी को सेटअप करने के लिए। बदले में अगर मैं लेबर को उठा रहा हूं तो फोकट में काम करेंगे क्या? वेजेस देना होगा। तो सैलरी किसके पास जा रही है? वर्कर के पास। तो एटलीस्ट किसके पास? कंज्यूमर के पास। वो कंज्यूमर का ही पार्ट है ना, तो उसके पास चले गए। लैंड लिया है तो रेंट देना पड़ेगा। वर्कर्स को रखा हूं तो वेजेस देना पड़ेगा। कैपिटल अगर लिया हूं तो उसका उसका कॉस्टिंग भरनी पड़ेगी। ठीक। टेक्नोलॉजी दिया हूं तो उसको भी उसको पैसा तो देना पड़ेगा उसके बदले में। ठीक। तो ये प्रोसेस आया समझ में? ये हर जगह होता है, रियल फ्लो। अब मैं इसमें ऐड ऑन कर रहा हूं, देखो। नेक्स्ट डायग्राम लिखिए, मनी फ्लो। मनी फ्लो। तो रियल फ्लो में सिर्फ प्रोड्यूसर और कंज्यूमर थे, और ऐसा फ्लो हो रहा था। अब मनी फ्लो में ये तो रहेंगे, पहले वाले चीज रहेंगी। तो इसको मैं कॉपी करूंगा, इसको भी कॉपी करो। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है? कंज्यूमिंग सेक्टर या फिर हाउस होल्ड सेक्टर। कंज्यूमिंग सेक्टर या हाउस होल्ड सेक्टर। राइट हैंड साइड में क्या है? प्रोड्यूसिंग सेक्टर या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर। हमने ये देखा था कि कंज्यूमिंग सेक्टर प्रोड्यूसिंग सेक्टर को क्या देता है? फैक्टर फैक्टर्स ऑफ ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन। अब यहां शॉर्ट शॉर्ट चलेगा, आप समझ चुके हो। अब प्रोड्यूसिंग सेक्टर कंज्यूमिंग सेक्टर को क्या देता है? जीएस, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखो, मनी फ्लो में जैसे ही सपोज मान लो अब इसके पास आ गया है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आ गया है, ठीक है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आ गया है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या था बताएंगे? लैंड, लेबर, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर्स और टेक्नोलॉजी। कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप,
टेक्नोलॉजी। अब बोले तो टेक्नोलॉजी जो भी है, सपोज इसको भी लेके चलते हैं। हालांकि बहुत सारे बुक्स इसको कंसिडर नहीं करते, बट मॉडर्न डेज में इसको भी कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि नाउ वी आर इन लिविंग इन अ ग्लोबल वर्ल्ड, डिजिटल वर्ल्ड। अब देखो यदि अगर मैं लैंड ले रहा हूं, तो मेरे को रिटर्न में देना पड़ेगा ना जी कुछ। देखो यहाँ पे अब मैंने ये सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किससे उठाया, कंज्यूमिंग सेक्टर से उठाया। तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर को बदले में कंज्यूमिंग सेक्टर को कुछ देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? लैंड के बदले में क्या रेंट देना पड़ेगा मुझे? समझ रहे हो? लेबर उठाए हैं, लेबर को क्या देना पड़ेगा? वेजेस, सैलरी। कैपिटल अगर उठाया है, मतलब लोन वन उठाया है, तो इसका मतलब उसको इंटरेस्ट देना होगा। एंटरप्रेन्योरशिप किया है, तो इसका मतलब उसको प्रॉफिट देना होगा। और टेक्नोलॉजी तो आप समझते हो कि कुछ रहे तो इन रिटर्न में कुछ देना पड़ेगा। तो ऊपर वाला जो चीज है इसको बोलते हैं फैक्टर इनकम। दिस इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। यहां तक दिमाग में सेट हुआ? क्लियर है यहां तक? यस सर। अब देखो ये ऊपर वाला सेगमेंट क्लियर है। नीचे में प्रोड्यूसिंग सेक्टर क्या दे रहा है इसको? गुड्स एंड सर्विसेज। यदि अगर इसको गुड्स एंड सर्विस दे रहा है, तो ऑब्वियसली खर्चा करेगा ना वो। सामान लेगा, सपोज लैपटॉप बना के दिया तो लैपटॉप लिया, लैपटॉप के बदले में पैसा देगा। पैसा किसके पास जाएगा? प्रोड्यूसिंग सेक्टर। तो वो जो पैसा रिटर्न में जा रहा है, सो दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसको बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। यहां तक डायग्राम क्लियर है? अरे एक मिनट दिखाऊं। ठीक है। अक्षय, एक्सप्लेन दिस विथ एन एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए सर, अब अभी अगर इंडस्ट्री है, लाइक एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो लाइक काकीनाडा में कुछ रखना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली दे विल आस्क फॉर अ लैंड लीज। मतलब जो भी आउटस्कर्ट्स है, वहां पर उनका लैंड चाहिए, जो भी अनयूज्ड लैंड था वो, तो हम उनको लैंड देते हैं। लाइक डायरेक्टली हमको वो कपड़े, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली नहीं दे सकते हैं, इसलिए वो लैंड, गुड्स एंड सर्विसेज के बगल में हमको रेंट देते हैं। लाइक ही इज फ्रॉम एक्सटर्नल स्टेट और एक्सटर्नल थिंग, तो वहां से वो लोगों को यहाँ तक काम करने के लिए नहीं ला सकते हैं, तो हमको ही बोलते कि कोई वर्कर्स है, तो मतलब he will open the what working opportunities for labor around near that industry। तो वहाँ के लोग का एम्प्लॉयमेंट हो सकती है। जो भी वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो वहाँ पर काम जाते हैं, इंडस्ट्री में काम जाते हैं, तो उसको एम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो he will give us wages in an indirect way। and then जो भी कैपिटल, कैपिटल मतलब रॉ मटेरियल्स भी वो दूसरी जगह से नहीं ला सकते हैं, जो भी काकीनाडा में हो, उस जगह में कोई रिसोर्सेस हो, मतलब वो पहले कंपनी रखते हैं, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेस वहाँ है, रॉ मटेरियल्स यहाँ अधिकतर है, इसीलिए वो इंडस्ट्री वहाँ रखना चाहते हैं। तो कैपिटल मिलती है उनको हमारी हमारी तरफ से। एंड एंटरप्रेन्योरशिप, लाइक ही विल नॉट गेट एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। लाइक काकीनाडा में जो भी हाई डिसीजन नॉलेज पर्सन है,
जो भी इंटरव्यूज रखते हैं तो फिल्टर करके एम्प्लॉयज को रिक्रूट करते हैं, तो लाइक दैट इन रिटर्न में हमको इनडायरेक्टली वेजेस, रेंट और जो भी सैलरीज है वो देते हैं। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेटअप ही विल प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज जाके हम यूज करते हैं। इन रिटर्न वी गिव सम मनी फॉर दोज गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न, राइट। ओके, क्लैप फॉर अक्षया। काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया अक्षय ने। क्लियर हुआ मनी फ्लो? ठीक है। अब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फाइनेंशियल सेक्टर का, मतलब बैंक। धीरे 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 अब सब एंट्री मारेगा। पहले प्रोड्यूसर कंज्यूमर थे, ठीक। प्रोड्यूसर कंज्यूमर में ये दो चीज आपने देख लिया कि एक लाख ले एक लाख दे, तो ये पूरा सिस्टम है। लेकिन कोई भी सेक्टर बिना फाइनेंशियल सेक्टर के काम करेगा? इंडिया में बिना बैंकिंग का काम होगा? नहीं होगा ना, बैंकिंग लाना पड़ेगा। तो अभी हम आइडियलिस्टिक से प्रैक्टिकल सर्कल में जा रहे हैं। दिस वाज यार आइडियलिस्टिक, एक हाथ से लो दूसरे हाथ से दो। ये पहले हुआ करता था जब बैंकिंग वैंकिंग नहीं होती थी। एक हाथ से लो दूसरे हाथ से दो ट्रेड होते थे एंशियंट इंडिया वगैरह में। फिर धीरे 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 बैंकिंग सिस्टम आई, तो उसको अब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फाइनेंशियल सेक्टर। तो नेक्स्ट वाला जो डायग्राम है, इसमें हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे फाइनेंशियल सेक्टर। तो जब भी डायग्राम बनाएंगे तो ये सब पूरा कॉपी होते रहेगा। तो ये मनी फ्लो का डायग्राम कंप्लीट। अब डायग्राम बनेगा फाइनेंशियल सेक्टर का। तो फाइनेंशियल फ्लो बोलो या फाइनेंशियल सेक्टर बोलो। अब ये फाइनेंशियल फ्लो जिसमें फाइनेंशियल सेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो ये हमने देखा, एक दो शॉर्ट शॉर्ट में अब बनाएंगे। एक तो आपने देख लिया कंज्यूमिंग सेक्टर, दूसरा क्या देखा? प्रोड्यूसिंग सेक्टर। फिर ये भी हमने देखा कि कंज्यूमिंग सेक्टर से प्रोड्यूसिंग सेक्टर को क्या जाता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। साथ में वापस प्रोड्यूसिंग सेक्टर कंज्यूमिंग सेक्टर को क्या देता है? फैक्टर इनकम। फिर हमने ये भी देखा था कि प्रोड्यूसिंग सेक्टर कंज्यूमिंग सेक्टर को देगा गुड्स एंड सर्विसेज, और इन रिटर्न कंज्यूमिंग सेक्टर पैसा देगा, दैट इज कंज्यूमिंग। क्या था उसका, क्या लिखाए थे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहां पे हम लिखेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन जीएस, गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ अब मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं बैंकिंग को, दैट इज फाइनेंशियल सेक्टर को। तो अब यहां पे देखो एफ एस घुसा दे रहा हूं फाइनेंशियल सेक्टर को, ध्यान देना यहां पे। फाइनेंशियल सेक्टर को कंज्यूमर क्या देगा? क्या कंज्यूमिंग सेक्टर फाइनेंशियल सेक्टर में सेविंग्स करेगा अपने पैसे का बैंक में? हाँ। सेविंग्स जब आप बैंक में करते हो, बैंक आपको क्या देती है वापस? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देती है। ये क्लियर है? हम्म। फाइनेंशियल सेक्टर प्रोड्यूसिंग सेक्टर को क्या लोन देगी, यस। और बदले में प्रोड्यूसिंग सेक्टर फाइनेंशियल सेक्टर को क्या देगी? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। ये क्लियर हो गया? डायग्राम बन गया? हम्म। अब देख रहे हो कैसे ग्रो कर रहा है डेवलपमेंट। समराइज कीजिए तृप्ति, स्टार्टिंग से यहां तक, इस पूरे फ्लो डायग्राम को स्टार्टिंग से यहां तक। पहला है रियल फ्लो,
तो रियल फ्लो में ये है कि कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर है। तो जो कंज्यूमर मतलब ये है कि प्रोड्यूसर जो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा कंज्यूमर को, तो फिर उसके बदले में फिर ये है कि वो फिर कंज्यूमर से ही लेगा। क्योंकि अब जैसे मान लो लैंड है, लेबर है, एक इंस्टीट्यूशन ही खोलना है, तो वो सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करेगा तो किसी से तो लैंड लेगा ना, फिर उसके बदले वो उसको पैसा देगा या कुछ देगा वो। तो इसमें प्रोड्यूसर और कंज्यूमर आते हैं। फिर आते हैं मनी फ्लो में। तो मनी फ्लो में फिर आ जाता है आपका कंज्यूमर सेक्टर और क्या कहते हैं, प्रोड्यूसिंग सेक्टर। लेकिन इसमें फिर आ जाता है कि अब ये तो हमने देखा कि ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा प्रोड्यूसर, तो फिर कंज्यूमर देगा आप इधर से आपको लैंड वगैरह जो भी है, वेजेस। फिर फाइनेंशियल इनकम में देखा जाए, वही मतलब मैंने जो बोला कि अब जैसे अब उसको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो चाहिए होंगी एंटिटीज बाकी वगैरह, तो वो जहां से लेके आएगा तो इन्हीं से लेके आएगा, वो खुद से तो नहीं लाएगा। तो फिर वो उसको उसके बदले में फिर कुछ देगा। तो ये पूरा एक साइकिल एक इधर घूम रहा है। फिर तीसरा आएगा फाइनेंशियल फ्लो। फाइनेंशियल फ्लो में मतलब सब कुछ वही है, सेम है, पर इसमें ऐड हो जाता है फाइनेंशियल सेक्टर ऐड हो जाता है। क्योंकि जो कंज्यूमर है और जो प्रोड्यूसर है, इन दोनों को ही बैंकिंग से काम है। तो जो कंज्यूमर है वो फाइनेंशियल सेक्टर में अपनी सेविंग्स करेगा, पैसा जमा करेगा, या फिर उसके बाद उसके बदले उसको बैंक्स इंटरेस्ट देती है जो भी। फिर उसके बाद है कि अब जैसे जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स हैं, वो अब अगर बैंक से लोन लेगा तो उसके बदले फिर बैंक्स को वो फिर इंटरेस्ट देगा। तो फिर ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और बाकी मतलब फैक्टर इनकम ये सारे सेम ही है। ओके, गुड। अब आगे बढ़ते हैं। अब किसको इंट्रोड्यूस करें बताओ। गवर्नमेंट। चलो गवर्नमेंट को घुसा देते हैं। तो नेक्स्ट डायग्राम बनाएंगे, लिखेंगे गवर्नमेंट फ्लो। गवर्नमेंट फ्लो। फिर से डायग्राम रिपीट करो। कंज्यूमिंग सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, ये इसको देगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। रिटर्न में क्या मिलेगा? फैक्टर इनकम। ठीक। फिर नीचे में इधर गुड्स एंड सर्विसेज देगा इसको, और रिटर्न में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। फिर हमने क्या इंट्रोड्यूस किया था? फाइनेंशियल सेक्टर। तो ये फाइनेंशियल सेक्टर है। फाइनेंशियल सेक्टर, कंज्यूमिंग सेक्टर इसको सेविंग्स करेगा, बदले में इंटरेस्ट देगा। ये इसको लोन देगा, बदले में इसको इंटरेस्ट देगा। तो शॉर्ट में आप लिख सकते हैं, ये इसको सेविंग किया, बदले में इंटरेस्ट मिला। ये इसको लोन दिया, बदले में इंटरेस्ट मिला। यहां तक ये पूरा डायग्राम दिमाग में सेट हो गया। क्लियर है? यस सर। अब गवर्नमेंट को घुसा रहे हैं, देखो नाउ। अब गवर्नमेंट की एंट्री हो रही है। अब गवर्नमेंट की एंट्री हो रही है। गवर्नमेंट को आप क्या देते हो? टैक्स। ठीक। कोई कंपनी है, वो भी गवर्नमेंट को क्या देती है? टैक्स। टैक्स। आप यदि अगर गवर्नमेंट को टैक्स देते हो, गवर्नमेंट आपको बदले में क्या देती है? सर्विस। क्या सर्विस? पब्लिक सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ। ओके।
मनी के टर्म्स में क्या आपको वो ट्रांसफर पेमेंट्स भेजती है? यस सर, सैलरी। ट्रांसफर पेमेंट्स, ठीक है। अब ये जो आपका पब्लिक सेक्टर, सॉरी प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, ये टैक्स दिया, तो गवर्नमेंट इसको क्या देगी, कंपनीज को? सब्सिडीज। क्या मिलेगा? सब्सिडी। सब्सिडी। इसको आप अच्छे से पहले समझो, डायग्राम बनाओ पहले फिर समझो। यहाँ पे आप लिखो ट्रांसफर पेमेंट्स, इसमें आता है आपका स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन्स, ओल्ड एज पेंशन, यहाँ पे नोट करके लिखना। अच्छा, ये पहले ये इतना लिखो। यहाँ तक हो गया? हैव रिटन? जी सर। ठीक। अब इसको अच्छे से समझें। ट्रांसफर पेमेंट्स का मतलब होता है कि वैसे पेमेंट्स जो मुफ्त में यूं ही सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए पहुंच जाएंगे। सो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर पेमेंट्स। कि मतलब जिसके बदले में आप सर्विस नहीं करोगे उसके बदले में आपको पैसा मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप के लिए क्या करते हो आप? आपको तो मिलता है ना, पढ़ने के लिए सपोर्ट मिलता है आपको। स्कॉलरशिप के लिए थोड़ी ना कुछ सर्विस देना पड़ता है कि पहले इतना करो फिर हम स्कॉलरशिप देंगे। नहीं, ठीक, तो स्कॉलरशिप हो गया। ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन वृद्धा पेंशन, जो विडो पेंशन, जो विडो है। अब कोई विडो है, सपोज मेरी मॉम, तो उनके बदले में उनको सर्विस तो देने की जरूरत नहीं है, उनको मिलेगा वो पेंशन। ठीक। ओल्ड एज, कोई बूढ़े हैं, बूढ़ा हो गया, दादी नानी, अब वो तो सर्विस में है नहीं, तो दादी नानी है वगैरह, तो ओल्ड एज, ओल्ड एज पेंशन मतलब एज अ बेनिफिट उनको वही मिलता है। सवाल ये है, क्या रिटायरमेंट पेंशन ट्रांसफर पेमेंट्स है या नहीं? क्या क्या रिटायरमेंट पेंशन? नो सर। नहीं है, क्योंकि पीएफ उसमें कटता है वही। सैलरी से तो कटता ही है ना। हाँ वही, वो तो कटता ही है। तो कटता है उसी का इंटरेस्ट बना के फिर सरकार उसको ज्यादा अमाउंट दे देता है। हाँ। और थोड़ा जस्टिफाई करो। तो जैसे हर मंथली कटता है किसी सब पैसा, तो फिर उसको गवर्नमेंट कलेक्ट किए हुए रहती है और फिर उसी से वो इन्वेस्ट इन्वेस्ट करती है और उससे इंटरेस्ट, खुद का इंटरेस्ट बनाती है, तो फिर वो कुछ से हमें भी दे देती है। तो इसलिए जब मिलता है पैसा पेंशन में, तो जितना कटा है उससे ज़्यादा मिलता है, तो लगता है कि सरकार दिए पैसा। पर वो खुद का ही पैसा रहता है एट द एंड। देख सकते हैं। लेकिन बोला जाता है थोड़ा सा खुद ऐड करके देती है, पर लगता नहीं, मतलब रियलिस्टिक वे में वो होता नहीं। ठीक है, तो रिटायरमेंट पेंशन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज योर क्या, ट्रांसफर पेमेंट्स। क्यों? क्योंकि भाई रिटायर हुए ना, तो पूरे साल भर तो कटा होगा ना उसका पैसा। उन्होंने इतने मतलब 40 साल सपोज सर्विस की होगी, तो मेहनत किया है, सर्विस दी है सोसाइटी को, इसके बदले में उसको रिटायरमेंट का वो पेंशन मिल रहा है, इसलिए वो ट्रांसफर पेमेंट्स नहीं आता है। ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल्स क्या क्या आ जाएंगे? ओल्ड एज पेंशंस, स्कॉलरशिप्स, बेरोजगारी भत्ता, अनएम्प्लॉयमेंट, एग्जाम्पल्स लिखते चलो। लिखो एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स, नोट करके अलग से लिखो।
एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स: ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, subsidies to farmers or industries, subsidies to farmers or industries, scholarships, education grants, एक मिनट। ठीक है। ठीक है, scholarships, education grants, social welfare payments, social welfare payments, widow pension, disability allowance, disaster relief, cash transfers, कैश ट्रांसफर्स ब्रैकेट में लिख लो, पीएम किसान इन इंडिया। साल भर में भेजते हैं ना किसान लोग को कुछ पैसा, 4,000 या 6,000 ऐसे करके कुछ, तो पीएम किसान इन इंडिया। तो ये सब जो है ट्रांसफर पेमेंट्स, दीज आर योर गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स, दीज आर योर अच्छा, गवर्नमेंट तो ट्रांसफर। हाँ ई बोलिए। श्रम पोर्टल जो है वो भी तो शायद मतलब अनएम्प्लॉयमेंट के लिए ही है ना? ई श्रम, हाँ। उसमें पैसा आता है क्या? पैसा हाँ, देते हैं क्या? शायद देते हैं उसमें। तो अप्लाई कर दो। बेरोजगारी भत्ता मिल सकता है सर। हाँ, वही हाँ, वो। बाजार की कितना जहां मिल से वो सकता जो पैसा है तो उसको अप्लाई कर दो जहाँ पे। वैसे बेरोजगारी है, मजदूरी है क्या ना, अनएम्प्लॉयड है बेरोजगार, तो ले लेंगे उसका बेनिफिट्स। तीसरा, तो ये गवर्नमेंट के ट्रांसफर पेमेंट्स हैं, ठीक है। अब लिखिए ऊपर सब हेडिंग लिखना है ना, गवर्नमेंट का ट्रांसफर पेमेंट, गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स प्राइवेट भी होता है, तो उसके नीचे लिखो सब हेडिंग प्राइवेट ट्रांसफर पेमेंट्स, प्राइवेट ट्रांसफर पेमेंट्स। इसमें आता है गिफ्ट्स एंड डोनेशंस, एक मिनट। गिफ्ट्स एंड डोनेशंस, गिफ्ट्स एंड डोनेशंस। नंबर 2, remittances from relatives abroad, remittances from relatives abroad, charity in assistance, charity assistance, फिर inheritance, inheritance। ठीक है। अब जहां पे, यहाँ पे मैंने नोट करके लिखवाया था, वहां पे नोट करके यहाँ पे आप लिख लीजिए, यहाँ पे नोट करके, रिटायरमेंट पेंशन इज नॉट ट्रांसफर पेमेंट, रिटायरमेंट पेंशन इज नॉट ट्रांसफर पेमेंट्स, रिटायरमेंट पेंशन इज नॉट ट्रांसफर पेमेंट्स। ठीक है। अब इसी डायग्राम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ लिखना है, फिर लिखिए ट्रांसफर पेमेंट्स, नोट करके लिखना, ट्रांसफर पेमेंट्स डू नॉट ऐड डायरेक्टली टू जीडीपी, ट्रांसफर पेमेंट्स डू नॉट ऐड डायरेक्टली टू जीडीपी, comma, because they are just redistribution of income, because they are just redistribution of income. But when recipients spend this money, but when recipients spends this money on goods and services,
on goods and services, that spending does contribute that spending does contribute to GDP. That money. That spending does contribute to GDP. तृप्ति समझाइए इसको, पूरा ट्रांसफर पेमेंट, गवर्नमेंट प्राइवेट सब। गवर्नमेंट में आता है आपका वही जो सरकार देगी, ओल्ड एज पेंशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, जो फार्मर्स को सब्सिडीज होते हैं इवन, तो फिर इसमें सब्सिडीज तो वो भी आनी चाहिए सब्सिडाइज्ड प्राइस पे, नहीं, फर्टिलाइजर्स वगैरह जो मिलता है। फिर एजुकेशन ग्रांट्स हो गया, सोशल वेलफेयर पेमेंट्स, विडो पेंशन, डिसेबिलिटी अलाउंस और डिजास्टर रिलीफ, फिर पीएम किसान वगैरह को जो पैसे मिलते हैं, ये सारे गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स के एग्जांपल्स हैं। बट जो रिटायरमेंट पेंशन होती है वो ट्रांसफर पेमेंट्स नहीं होती है। प्राइवेट ट्रांसफर पेमेंट्स में गिफ्ट्स आते हैं, डोनेशंस है, फिर जो रिलेटिव से रेमिटेंसेस रिसीव होती हैं अब्रॉड जो बाहर रहते हैं, फिर चैरिटी असिस्टेंस है, फिर इनहेरिटेंस है। और ट्रांसफर पेमेंट्स डू नॉट एड डायरेक्टली टू जीडीपी because they are just redistribution of income. But when recipients spend this money on goods and services, अच्छा, तो ये जो मतलब जो पैसे जो इनको मिले हैं ना, ये डायरेक्टली जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं करता है until and unless आप कोई गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज ना करो। परचेज करोगे तो फिर अब वो मार्केट में पैसा रेगुलेट कर रहा है, तो फिर वो ऐड करता है, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा। अदरवाइज अगर आपने रखा है अपने पास तो फिर वो कंट्रीब्यूट नहीं करता उसमें। यही है। सपोज अक्षय ने पैसा भेज दिया 5 लाख रुपए मोनिशा को। मोनिशा, you got 5 lakh rupees from Akshay. Yes, Okay? sir. Yeah. So what will you do with that money? Okay, will you keep that money or will you spend that? I will invest or spend. You'll start spending. Yeah. Yeah. Good. So that means you will be contributing to India's GDP. If you don't spend, you will not be contributed to India's GDP. So that's why you should spend. Okay? Yes. ये कॉन्सेप्ट आया समझ में ट्रांसफर में। अब देखो यहाँ पे सब्सिडीज गवर्नमेंट किसको किसको देगी? कंज्यूमर को भी देती है और प्रोड्यूसर को भी देती है। सबको भी देती है। टेक्निकली स्पीकिंग, जैसे सपोज एलपीजी 1,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल मान लो, उसका ओरिजिनल है, मार्केट से खरीदोगे तो 1,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है 500 रुपए का, तब आपको कितने में मिलेंगे वो पैसे? कितने एलपीजी में मिलेगा? 500। 500 में। लेकिन प्राइस तो था 1,000 रुपया, आपको मिल गया 500। तो इसका मतलब आपने भुगतान किसको किया है? गवर्नमेंट को किया है या कंपनी को किया है? गवर्न भुगतान तो सर कंपनी को ही किया है। अब भुगतान कंपनी को किया। सब एचपी का गैस लिया आपने, किसका गैस आता है? कौन सा कंपनी का गैस आता है आपके यहाँ? इंडियन। इंडियन। अक्षय के यहाँ एचपी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तृप्ति आपके यहाँ कौन सा? पता नहीं। पता नहीं। घर में वो सिलेंडर नहीं है क्या? या फिर खाना रख, वो सिलेंडर सिस्टम नहीं है? मतलब रखा है पर पता नहीं, मतलब मेरे घर में हीटर पे बनता है क्योंकि हमारे यहाँ डीवीसी का फोकट का है बिजली। नहीं मिलता, मतलब ऐसे नहीं लगते हमें कुछ भी, तो मतलब क्वार्टर है तो वही है। अभी गैस बस इमरजेंसी के लिए रखा है, तो देखा नहीं है कि किस चीज का है वो। अच्छा अच्छा। मोनिशा, मेरे पास विच गैस इंडक्शन है। एजेंसी? Yes. विच कंपनी? भारत। भारत पेट्रोल। ठीक है, चलो सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पे। तो इंडियन हो चाहे एचपी हो चाहे भारत हो या जो भी हो, अब 500 का सिलेंडर आपने मतलब सिलेंडर आपने लिया, आपने सिर्फ 500 रुपीज दी, उसको तो चाहिए था 1,000 रुपया।
आपने दिया 500 रुपया, वो तो लॉस में गया ना फिर। तो उसका लॉस सरकार का भरपाई कौन करेगा? वो सरकार सरकार देती करे। आपको देना था 1000 रुपया, आपको गवर्नमेंट बोली कि मत देने की जरूरत नहीं है, 500 तुम दे दो, 500 हम दे देंगे। तो सब्सिडी मिला किसको? आपको मिला या उसको मिला? है, हमको मिला। आपको। और मुझे किसको मिला। सब्सिडी, किसको मिला? आपको मिला या कंपनी को मिला? हमें मिला। हमें मिला ना, कंपनी को तो सरकार तो भुगतान कर ही देगी फिर। अब देखो यहाँ पे, ये रेस्पेक्ट पे, पर्सपेक्टिव पे है। यदि अगर सरकार आपके अकाउंट में भेज रही है 500 रुपया लो, और तो हम दे तुमको दे रहे हैं 500 रुपया, तुम मिला करके अपना दे देना, तब सब्सिडी किसको मिली? जब हमें कंज्यूमर, हमको मिली। ठीक। हम्म। ठीक है। अब आपको सिर्फ 500 अपने अकाउंट से देने हैं, लेकिन 500 रुपया वो किसको दे रही है? एलपीजी वाले को ही पैसा दे दे रही है। देखो तुम्हारा इतना जो भी है पब्लिक का, तुम्हारा जो लॉस होगा 500 रुपया आशीष नहीं दिया है, उसके बदले में हम 500 रुपया तुमको कंपनी को दे देते हैं। अब सब्सिडी किसको मिली? सब्सिडी किसको मिली? सर हमें ही मिली ना। उसको तो 1000 रुपया चाहिए था, वो मिल गया 1000। हमको कम दाम पे मिला। वो ठीक है, आपको कम दाम पे मिला है पैसा, लेकिन आपने खर्चा एक्चुअली कितना किया है? आपने तो 500 रुपये ही खर्चा किए ना। समझ रहे हो? उसको, कंपनी को, एल एचपी को 1000 रुपये उसको चाहिए था, उसको एनी हाउ 1000 रुपये चाहिए थे। ठीक है। तो उसको ट्रांसफर पेमेंट हुआ किसको? एचपी को ट्रांसफर पेमेंट हुआ या आपके अकाउंट में ट्रांसफर पेमेंट हुआ? एचपी। एचपी। एचपी को ट्रांसफर पेमेंट हुआ ना। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब पैसा डायरेक्ट अकाउंट में डाल देना। तो यदि गवर्नमेंट आपके अकाउंट में पैसा डाल रही है, तब सब्सिडी आपको मिली। यदि अगर गवर्नमेंट डायरेक्टली एचपी वाले अकाउंट में डाल रही है, तो सब्सिडी या ट्रांसफर पेमेंट उसको मिला है। समझ रहे हो? तो उससे वो अपना कॉम्प्रोमाइज या जो भुगतान है वो अपना कर लेगा उस चीज में। तो यहां पे रेस्पेक्ट का बात है। कहने का क्या मतलब है कि हम इसको दोनों तरह से बोल सकते हैं कि सब्सिडी हमें मिली है, तो कंपनी वाले बोलेंगे हमें मिली है। कंपनी के रेस्पेक्ट से देखो तो उनका तो कोई नुकसान हुआ नहीं, 500 रुपये उसको मिल ही गए, आपसे मिले हैं। और एक्स्ट्रा जो बकाया था वो कौन दे रही है आपको? सरकार दे रही है। तो हु इज ट्रांसफरिंग मनी टू हुम? गवर्नमेंट इज ट्रांसफरिंग मनी टू एचपी, द कंपनी। तो एक्स्ट्रा पैसा उसको उसके अकाउंट में मिला है, तो ट्रांसफर पेमेंट किसका हुआ है? समझ में आया? तो ये रिलेटिव है, पर्सपेक्टिव का बात है, रिस्पेक्ट की बात है कि किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो आप। कंज्यूमर भी बोलेगा कि 1000 रुपए का चीज था, हमको 500 में ही मिला है, तो बोलेगा हाँ 500 रुपये कहाँ गए? तो हाँ सरकार दे दी है सब्सिडी। अब सरकार किसको दी है सब्सिडी? कोई बोलेगा कि हमको भी मिला है सब्सिडी सब्सिडी कोई बोलेगा कंपनी को मिला है सब्सिडी। लेकिन एक्चुअली, टेक्निकली, जिसके अकाउंट में पैसा जाता है, ट्रांसफर पेमेंट उसका होता है। समझ रहे हो? सर तो ये ट्रांसफर पेमेंट। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट पहले ही पैसा दे दी कंपनी को, इसलिए कंपनी हमें 500 में सिलेंडर दे रही है। अब तो गवर्नमेंट किसके अकाउंट में डाल रही है? कंपनी। कंपनी। तो ट्रांसफर पेमेंट किसका हुआ? गवर्नमेंट टू कंपनी। आप पढ़ने के लिए, आपको स्कॉलरशिप चाहिए, आप जाना है, आपको जाना है विदेश, आपने अप्लाई किया, आपको मिल गया, 10 लाख रुपए आपको मिल गया, तो किसके अकाउंट में पैसा आएगा? आपके अकाउंट में। ट्रांसफर पेमेंट किसका हुआ? गवर्नमेंट टू योर अकाउंट। समझ रहे हो? तो ये कैसे हो पा रहा है? आपने टैक्स भरा है, डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, टैक्स तो भरे हो ना जी। चाहे कुछ सामान खरीद रहे हो, फिर भी टैक्स भर रहे हो। मैगी खरीद करके लेके आते हो तो टैक्स रहता है ना उसमें, तो उसमें टैक्स जाता है। माचिस खरीदते हो तो उससे भी टैक्स है वो चीज। तो ये तो हो गया कि ऑटोमेटिकली जो आपका डायरेक्ट टैक्स चला गया उसमें। एक, इनकम जो आप कमाते हो, उस पे अलग से आपको पर्सनल इनकम टैक्स देना पड़ता है कि ज्यादा हो गया, चलो भर दो मोदी जी, मोदी जी उड़ेंगे, जा करके इटली में जाएंगे अभी। तो कैसे मोदी जी कैसे उड़ रहे हैं? आपके पैसा से। मोदी जी तो घर से पैसा नहीं लगा रहे हैं, मोदी जी उड़ कैसे रहे हैं? आपके पैसा से। समझ में आया? तो ये हो गया है। कंपनी अगर खोलोगे तो एज अ प्रोड्यूसर, सपोज कोई कंपनी है, मान लीजिए एग्जाइट मी, कोई अगर सपोज कोर्स में एनरोल किया,
तो मेरे को 18% जीएसटी देना पड़ेगा। 100 रुपीज का कोर्स है तो 18 रुपीज मोदी जी लेके जाएंगे और उड़ेंगे इस पे। इसके लिए मोदी जी क्या किए? कोई संघर्ष किए क्या? मोदी जी ने पढ़ाया आपको? क्या मोदी जी ने कोई मेहनत की? नहीं। उनको फ्री पॉकेट में 18 रुपए मिल गए। पढ़ा तो हम रहे हैं, सर्विस तो हम दे रहे हैं, टैक्स कौन भर रहा है? हम भर रहे हैं। तो यही मजा है एमपी एमएलए बनने का, कि जब आप एक बार बनते हो आप मौज लूटते हो। समझ में आया? तो आप टैक्स मिलता है, आपका ही पैसा घूम फिर करके आपको मिलता है। ठीक है। तो अब ये डायग्राम क्लियर हुआ? दिस डायग्राम देखो ध्यान से। गवर्नमेंट फ्लो तक क्लियर है दिस डायग्राम? Yes. इसमें क्या छूटा है? क्या ऐड करें हम? कुछ मिसिंग है क्या? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, Funded. फॉरेन। अब यहां पे फॉरेन सेक्टर घुसाएंगे। तो यहां पे आप लिखेंगे एक्सटर्नल या फॉरेन सेक्टर। अब फॉरेन सेक्टर ही जब घुस जाएगा तब क्या बन जाएगा? ये तो पूरा सर्कुलर फ्लो हो गया एक्चुअल इकोनॉमी का। तो यही आपका मेन डायग्राम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे सेक्टर्स घुस ही जाने। तो डायग्राम क्या सीखा हमने? चलो बनाओ। अब छोटा छोटा बनाते हैं। कंज्यूमिंग सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर। कंज्यूमिंग सेक्टर प्रोड्यूसिंग सेक्टर को क्या देगा? चलो बताओ। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसके बदले में प्रोड्यूसिंग सेक्टर कंज्यूमिंग सेक्टर को क्या करेगा? फैक्टर ऑफ इनकम। फैक्टर इनकम। अब प्रोड्यूसिंग सेक्टर कंज्यूमिंग सेक्टर को, क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिया है, तो बदले में इसको क्या देगा? गुड्स एंड सर्विसेज। सर्विसेज। और इन रिटर्न में कंज्यूमर खर्चा करेगा। एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। अब क्या घुसना चाहिए? वो फाइनेंशियल। फाइनेंशियल। Financial sector. फाइनेंशियल सेक्टर घुसाओ। कस्टमर जो होता है बैंक में जाकर के पैसा जमा करते हैं, तो करते हैं सेविंग्स। फाइनेंशियल सेक्टर कस्टमर कंज्यूमिंग सेक्टर को रिटर्न में क्या देते हैं? इंटरेस्ट। अब क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर पैसा ले चुकी है कस्टमर से, आशीष से पैसा ली, अब आशीष से पैसा लेकर के तृप्ति को ये लोन देगी। तो किसको दिए? प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, तो ये लोन। बदले में तृप्ति को क्या भरना पड़ेगा बैंक को? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। चलो। तो यहाँ पे कौन कौन सा डायग्राम देखा आपने? रियल फ्लो का डायग्राम है, मनी फ्लो का डायग्राम है, फाइनेंशियल फ्लो का डायग्राम है। अब घुसाते हैं गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट कस्टमर जो है ये टैक्स भर रही है, दिस इज गिविंग टू दिस, टैक्स दे रही है। जो प्रोड्यूसिंग है ये भी क्या देगा इसको? टैक्स देगा। इन रिटर्न गवर्नमेंट कंज्यूमिंग सेक्टर को ट्रांसफर पेमेंट्स देगी। इन रिटर्न गवर्नमेंट प्रोड्यूसिंग सेक्टर को ये आपको कुछ सब्सिडीज दे देगी।
यहां तक पूरा का पूरा डायग्राम क्लियर है? यस सर। यस सर। अब घुसा रहे हैं फाइनेंशियल सेक्टर, सॉरी, फॉरेन सेक्टर। दिस इज फॉरेन सेक्टर। तो फॉरेन सेक्टर का लेना देना खाली आप ही करोगे या कंपनी भी करेगी? दोनों ही करना होगा, इसलिए दोनों साइड दिखाएं। कस्टमर कंज्यूमिंग सेक्टर फॉरेन सेक्टर को क्या दे रहा है? क्या अपना मैन पावर एक्सपोर्ट करेगा? क्या भारत के लोग विदेश में जाके काम करते हैं? यस। सो एक्सपोर्टिंग मैन पावर। जो विदेश में लोग जो काम करते हैं, कतार उतार देखते हो ना, बिहारी मजदूर सब जाता है कतार उतार काम करने के लिए। या कोई और भी चला, यहां से चले गए कनाडा, चलो कल चलते हैं कनाडा। तो बदले में अपने घर वालों को क्या भेजते हैं? पैसा। तो जो बाहर से जो पैसा भेजते हैं अपने देश में, उसको बोला जाता है फॉरेन रेमिटेंस। फॉरेन रेमिटेंस। और इंडिया फॉरेन रेमिटेंस भेजने में फर्स्ट रैंकर है इन वर्ल्ड। सबसे ज्यादा मैन पावर इंडिया का पूरे दुनिया में गया है। इंडिया फर्स्ट रैंकर है रेमिटेंस भेजने में भारत में। इसका आपको कनेक्शन समझ में आया? कंज्यूमिंग सेक्टर और फॉरेन सेक्टर का क्या कनेक्शन है? यस। अब देखिए, फॉरेन सेक्टर से कोई सामान खरीदेंगे, ये सुनो। यस सर। तो जो फॉरेन सेक्टर से सामान खरीदता है उसको क्या बोलते हैं? इंपोर्ट। गुड्स। इंपोर्ट। तो अगर इंपोर्ट किया है तो उसके बदले में इसका बिल भरना पड़ेगा ना, या फ्री में देगा? इंपोर्ट का बिल्स भरोगे। यस। ठीक। अब कोई कंपनी बाहर में फॉरेन सेक्टर में अपना सामान बेच रही है, इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट। बदले में क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो उस पैसे को बोलते हैं एक्सपोर्ट रिसीट्स। एक्सपोर्ट रिसीट्स। इंपोर्ट बिल्स, एक्सपोर्ट रिसीट्स। आप कुछ सामान खरीदते हो, मतलब आप कुछ सामान आप बेचते हो तो आपको मिलता है ना, बिल विल करके देते हैं आपको। समझ में आया? तो ये रहा आपका फॉरेन सेक्टर कंज्यूमिंग सेक्टर के साथ में रिलेशन, और ये रहा आपका प्रोड्यूसिंग सेक्टर और फॉरेन सेक्टर के साथ में रिलेशन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड इजिएस्ट डायग्राम विच यू कैन प्रिपेयर एंड थिंक ऑफ। और अगर ये नहीं समझ में आया तो इकोनॉमिक्स का कोई डायग्राम समझ में नहीं। लिख लियो तो बताओ। यस। चलिए तृप्ति एक्सप्लेन कीजिए इसको, ये पूरे डायग्राम को विथ एग्जाम्पल।
इसमें जैसे है कंज्यूमर और जो प्रोड्यूसर है, तो हमने देखा था कि कंज्यूमर मतलब प्रोड्यूसर जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर उसके बदले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करेगा। एंड देन फिर मतलब प्रोड्यूसर जो है, मतलब जो कंज्यूमर जो है वो, हाँ ठीक है, वो सर जो मतलब जो भी सर्विसेज होगी जो प्रोड्यूसर जो प्रोवाइड करेगा, तो उसके लिए जो सामान जो भी चाहिए होगा वो, उसके लिए जो आएगा पैसे वैसे वो कौन करेगा, वो कंज्यूमर करेगा। फिर फाइनेंशियल सेक्टर में हमने देखा था कि ये था कि कंज्यूमर जो है वो बैंक में पैसा सेव करती है, उसके बदले बैंक उसको इंटरेस्ट देती है, और जो हमने पैसा बैंक में सेव करा है उसी पैसे को एज ए लोन देती है बैंकिंग सेक्टर देती है प्राइवेट सेक्टर को, प्रोड्यूसर्स को। ठीक है। फिर हमने फिर देखा कि अब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को दोनों ही टैक्सेस पे करते हैं, कंज्यूमर भी और प्रोड्यूसर भी, दोनों ही पे करते हैं। तो जब कंज्यूमर पे करता है तो उसके बदले में गवर्नमेंट जो है उसको ट्रांसफर पेमेंट्स के तौर पे देती है, और जब प्रोड्यूसर टैक्सेस पे करता है तो वो सब्सिडी के फॉर्म में पे करती है। एंड फिर हमने देखा फॉरेन सेक्टर का इसमें आता है, तो दोनों में फॉरेन सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है। पहले कंज्यूमर सेक्टर का हम देखते हैं। तो जैसे फॉरेन सेक्टर में, जैसे मैं अपने मामा का एग्जांपल ले लेती हूँ, वो बाहर मतलब कुछ दिन पे रहे थे, कतर गए थे, ठीक है। तो यहाँ से तो वो गए, तो यहाँ से तो एक्सपोर्ट करा ना इंडिया ने, मैन पावर एक्सपोर्ट करा, उसके बदले में वो रेमिटेंसेस अपने फैमिली को भेजते थे। तो ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा, हम फिर अगर प्रोड्यूसिंग सेक्टर के इसे में देखते हैं, तो अब वो फॉरेन सेक्टर से सामान मंगाएगा, मान लो मशीन ही मंगवानी है, बड़ी सी कोई मशीन है जो बाहर से मिलती है, तो अब उस वो इंपोर्ट करेगा। अब इंपोर्ट करेगा तो उसको इंपोर्ट के बदले में पैसा या जो भी है वो उसको देना पड़ेगा ना फॉरेन सेक्टर को, तो वो उसको पे करेगा, तो वो हो जाता है हमारा इंपोर्ट बिल हो जाता है। फिर आता है कि अब जब हम जो प्रोड्यूसर्स है, अब जब यहाँ से जो माल बन करके बाहर हम अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं कोई भी चीज, तो उसके बदले सेम चीज हो जाएगा कि अब फॉरेन सेक्टर जो है वो हमसे इंपोर्ट करवा रही है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो इंपोर्ट कर रही है, तो अब उसके बदले वो फिर बिल पे करेगी, उसके बदले तो कुछ ना कुछ चाहिए होगा, तो वो पे करेगी। तो ये पूरा साइकिल ऐसे ही है, और फिर ये सारा ऐसे ही रेगुलेट होते रहता है फिर पैसा। इज इट क्लियर एवरीवन? ये यस। डायग्राम पूरी तरह से दिमाग में छप गया? तो ये पूरा पर्सपेक्टिव है आपका, किस तरह से हमारा इकोनॉमी मार्केट में पैसा कैसे फ्लो करता है, कैसे सिस्टम रन करती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इंट्रोडक्शन। सर इसको एक अच्छे बार से रिवाइज कर। स्क्रीन शेयर कीजिए। बोलिए। स्क्रीन एक बार शेयर कीजिए। तीन चीजें। बोलिए। सर अभी फिर क्लास होगा क्या? नहीं, अभी मैं स्टडी लिख दूंगा। ठीक अक्षय हो गया? यस। डन। यस सर, यस सर। ओके। तो कंसेप्चुअल वाले लेक्चर्स में मैं फोल्डर वाइज बना करके दूंगा। टोटल 10 ही मेजर चीज चैप्टर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। 10 चैप्टर का सेपरेट फोल्डर्स होगा। कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर किसी भी चैप्टर में रिक्वायरमेंट होगी तो उसका लेक्चर उसी स्पेसिफिक फोल्डर में मैं अपलोड कर दूंगा। तो इंट्रोडक्शन में फिलहाल अभी इतना ही करना है। इसी को आप नोट्स अच्छे से आप रिवाइज करो, कर लेना उसको। और अभी क्लास होने के बाद थोड़ा टाइम ब्रेक लो, और उसके बाद फिर जो आपका एलोकेशंस हैं, फिनिश इट एज सुन एज पॉसिबल। फिनिश इट, हो सके तो आज ही खत्म करके कर दो, भेज दो मुझे, आई विल प्रिपेयर और निपटा देंगे उस चीज ताकि मैं दूसरा कुछ भेज सकूं आप। ठीक है? एंड बाय द टू टाइम टू आप, फाइव क्लास होगी सर, 2 to 5। आज नहीं होगी। अभी आपका कनेक्शंस बचा हुआ है ना, तो उसको आप थोड़ा फास्ट करके निपटाओ। सो यू हैव टाइम विथ यू। शाम 7 बजे तक काम है, जिसका मैथ्स का क्लास है 7 बजे से करेंगे, जिसका नहीं है पूरा 11 बजे तक आपके पास पूरा फ्री है। तो यूटिलाइज योर टाइम एंड फिनिश इट। आज लास्ट एग्जाम सर मेरा, एमए। आज आपका लास्ट एग्जाम है एमएससी का? गुड। उसके बाद कल से आप फुल फोकस में आ जाएंगी, है ना? गुड। सो विल मीट टुमारो 4 AM। चलो ठीक है, बाय।